So good morning everyone. Today we are going to start with a new chapter, matrices. So that is what we will be starting with. आपने डिटर्मिनेंट तो पढ़ा ही है, तो उसी के आगे आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मेट्रिसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है कि मैट्रिक्स होती क्या है. सो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट of some elements in form of rows and columns. So a matrix is an arrangement of some elements in form of rows and columns. So that is what a matrix is. That is how you define a matrix. An arrangement of some element in the form of rows and columns. A matrix is usually represented by a capital letter A and say जो उसका symbol है representation, वो या तो square bracket से represent करते हैं या फिर हम सिंपल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे अगर मैं यहाँ कुछ एलिमेंट्स लिख लूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, then again this is an arrangement of 9 elements in the form of rows and columns. So therefore this is the matrix. सो ये एक मैट्रिक्स हो गई. आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड लगा सकते हैं या फिर चाहें तो सिंपल ब्रैकेट अराउंड में लगा सकते हैं, दोनों तरफ. इन बोथ द केसेस इट विल बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स. इट इज़ इन एब्रीवेटेड फॉर्म, इट इज़ रिटन एज, ऐसे लिखते हैं, देखो इसको AIJ. अब देखो इसमें रो कितनी है? 3. कॉलम कितने हैं? 3. तो ये ऑर्डर 3x3 कहते हैं इसका ऑर्डर. तो ऑर्डर स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ A. क्या होता है? नंबर ऑफ रोज into number of columns. So यहाँ पर रो कितनी है? 3. कॉलम कितने हैं? 3. तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? 3x3. 9 नहीं बोलेंगे, विल कॉल इट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. तो कुल मिलाकर मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है? सिर्फ अरेंजमेंट है. मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती. इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? या तो स्क्वायर ब्रैकेट से या फिर सिंपल ब्रैकेट से. और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं AIJ M क्रॉस N. So what does this mean? It means A is a matrix consisting of elements of the form AIJ and it has order M cross N, that is M number of rows and N number of columns. AIJ में जो पहला अल्फ़ाबेट होता है ये, that shows the row number and the second alphabet जो ये suffix में लगा है and this shows the column number. तो आप गौर से देखिए, जैसे मैंने यहाँ A11 लिखा, सो दिस इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम. देयरफॉर रो नंबर इज 1, कॉलम नंबर इज 1. अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो उसका रो नंबर है 2 एंड द कॉलम नंबर इज 3. सो दिस एलिमेंट इज नेम्ड एज A23. अगर इस एलिमेंट की बात करें तो इट बिलोंग्स टू द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज A33. तो आपको ये याद रहना चाहिए कि AIJ में I रिप्रेजेंट्स द रो नंबर एंड J रिप्रेजेंट्स द कॉलम नंबर. अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज रियल नंबर है देन इट इज कॉल्ड एज अ रियल मैट्रिक्स. तो हम मेनली प्रिसाइजली मैक्सिमम केसेस में हम जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो रियल मैट्रिक्स होगी. बट द मैट्रिक्स कैन हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज एंट्रीज आल्सो, इमेजिनरी नंबर्स एज एंट्रीज आल्सो. इन दैट केस इट इज नोन एज एन इमेजिनरी मैट्रिक्स. तो ये समझ में आता है कि मैट्रिक्स क्या होती है? सिर्फ एक अरेंजमेंट है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती. डिटर्मिनेंट की क्या होती है? अपनी एक वैल्यू होती है. डिटर्मिनेंट भी अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बट इट डिनोट्स एन एक्सप्रेशन, इट हैज अ वैल्यू. Whereas a matrix does not have any value. दूसरा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के केस में वो ये कि यहाँ पर M और N रोज और कॉलम्स जरूरी नहीं है बराबर हो. It may happen that the number of rows and the number of columns may not be equal. So मैट्रिक्स में एक दूसरा ये फर्क है. तो डिटर्मिनेंट पहला फर्क क्या हुआ? डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती. दूसरा फर्क, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं, मैट्रिक्स में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है. और एक छोटी सी बात,
if order of A is m cross n, the number of elements in A, the number of elements in A will be mn, m into n. जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 रो 3 कॉलम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 एलिमेंट्स हैं, 3 इंटू 3। आई होप ये क्लियर हो गया। एक बार अच्छे से देख लें कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब क्या है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ये सब चीज़ें अच्छे से देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस मूव अहेड। चलिए क्वेश्चन छोटा सा रखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स of order 3 cross 2 such that Aij equals mod of I minus 2j by 2. So that is what we have to do. We have to construct a matrix of order 3 cross 2. जब मुझे 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसमें कितने रोज होंगे? 3 रोज होंगे। और कितने कॉलम होंगे? 3 कॉलम होंगे। ये वाली प्लेस होगी 1 1, ये 1 2, ये 1 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ A11, तो A11 में मतलब हो गया I भी 1 और J भी 1। और यहाँ पर इस केस में 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, थर्ड कॉलम नहीं आएगा, यानी इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम होंगे, कॉलम 1 कॉलम 2, फिर रो 1 रो 2, फिर ये रो 3। So this is the matrix of order 3 cross 2। तो 3 रो और 1 कॉलम। तो I का जो वेरिएशन होगा, रो नंबर का वेरिएशन होगा, वो होगा 1 से लेकर 3 तक, और J का जो वेरिएशन होगा वो होगा 1 और 2। तो I का वेरिएशन 1 2 एंड 3 एंड J का वेरिएशन विल बी जस्ट 1 एंड 2। तो A11 क्या होगा? A11 विल बी, देखो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ -1, तो 1/2 विल बी A12। A12 दिस विल बी 4 -1 -3 3/2 एंड A13 बस A12 तक ही आएगा। समझ रहे हैं ना क्यों? A13 इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो दिस विल बी हाफ एंड दिस विल बी 3/2। अगर ये एलिमेंट देखा जाए तो दिस एलिमेंट विल बी A21। तो A21 क्या होगा? A21 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो A21 या 2 2 0, तो दिस विल बी 0, A21 is 0। And what will be A22? A22 will be 2 minus 4, that is -2/2, that will be 1, mod भी लगा है ना साथ में। फिर ये वाला एलिमेंट क्या होगा? देखो ये एलिमेंट होगा A31, ये वाला एलिमेंट होगा A31। A31 में I तो हो गया 3 और J हो गया 1, तो दिस विल बी हाफ एंड will be A32। so this is 3 minus 4, that is 1, so this is also half। so this is the matrix। तो ये हो गई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कितने ऑर्डर की? 3/2 ऑर्डर की। तो 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, और ये हमें रूल दे रखा था कि हम कैसे इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्लियर हुआ? अब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस देखते हैं। तो आपने भी इस पिछले एग्जाम्पल में देखा, नंबर ऑफ रोज 3 थी और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थे, यानी रो नंबर और कॉलम नंबर्स इक्वल नहीं थे। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली जो मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे दैट इज रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर जिसे हम कहते हैं। So what is a row matrix or row vector? It is a matrix which consists of only one row. A matrix consisting of only one row.
one row is called a row matrix or row vector. That is, it is a matrix of order 1 क्रॉस, देखिए सिर्फ एक ही रो है तो कितने रो नंबर कितना हो गया 1, कॉलम कितना भी हो सकता है तो 1 क्रॉस है. जैसे एग्जांपल के तौर पर इफ आई राइट डाउन 1 2 3 4, सो दिस इज अ रो वेक्टर, बीच में कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगाना, 1 2 3 4, सो दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A13, दिस इज A14, काम खत्म. So it has only one row and 4 columns. So there is a matrix of order 1 cross 4. So that is a row vector or row matrix. Second, इसी तरीके से analogously we can define column vector और column matrix. So column matrix क्या होगी, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा. Matrix consisting of only one column is called a column matrix. और इसका ऑर्डर किसका क्या फॉर्म में होगा, that is, it is a matrix of order n cross 1. So column matrix ऐसे दिखाई देगी. Column matrix will look something like this. अगर मैं इसी को लिख लूँ 1 2 3 4, so this is the matrix of order 4 cross 1. तो रो वेक्टर समझ में आया, कॉलम वेक्टर समझ में आया कि कॉलम वेक्टर या फिर कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं. Next thing that we're going to study is horizontal matrix. Horizontal matrix. Now what is a horizontal matrix? A matrix is said to be horizontal कब कहेंगे horizontal? If number of columns in it is greater than number of rows. Is greater than number of rows in it. That is, if order of A equal to m cross n, then A is horizontal if n is greater than m. यानी नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो, नंबर ऑफ रोज कम हो. एग्जाम्पल के तौर पर ये मैट्रिक्स ऐसी है, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. क्यों? इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, सो देयरफॉर इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कुछ डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी सी. तो रो वेक्टर या सॉरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ में आया आराम से, इसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो और नंबर ऑफ रोज कम हो. इसी तरीके से वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम वर्टिकल मैट्रिक्स कब होंगी, कब होगा वर्टिकल? आप देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल दिखाई भी दे रही है. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल. कब होगी वर्टिकल? जब नंबर ऑफ rows in it is greater than number of column. यानी रोज ज़्यादा हो
और कॉलम्स कम हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक मैट्रिक्स फिर से लिख लेता हूँ, विच इज 1 2, so it is a matrix of order 4 cross 2, so this is a vertical matrix। तो vertical matrix, horizontal matrix, क्लियर हुआ? horizontal matrix और vertical matrix क्या है, ठीक है। तो horizontal matrix number of rows is greater than number of columns is greater than number of rows, vertical matrix number of rows is greater than number of columns, so that is a vertical matrix। Next is a zero matrix or null matrix, zero matrix or null matrix। Now let us see what is a zero matrix or a null matrix। Zero matrix or null matrix is a matrix whose all entries are zero। ये जो हमने एंट्रीज मतलब समझ गए ना, हो जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, यानी कि जो A11 AIJ टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या हों, जीरो हों। सो a matrix whose all entries are zero is said to be a null matrix or zero matrix। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर कैपिटल O से या ज़ीरो से। O से अगर मैं लिखूँ 3 cross 2, so will be a matrix which will consist of 3 rows and 2 columns, और सारे एंट्रीज क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। सो दैट इज़ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 cross 2। जैसे मान लो मैं लिख दूँ 2 cross 2 की मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, विल बी ऑल ज़ीरोज़। तो हम आगे चलकर अभी देखेंगे कि ये मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस मैट्रिक्स का, एंड इट बिहेव्स लाइक ज़ीरो ऑफ द मैट्रिक्स सिस्टम। तो चलिए वो देखेंगे आगे। तो ज़ीरो मैट्रिक्स समझ में आया, नल मैट्रिक्स समझ में क्या है, ठीक है। तो ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी सी, तो अभी तक देखो हमने क्या क्या देखा। अभी तक हमने देखा कि रो वेक्टर क्या है, कॉलम वेक्टर क्या है, कॉलम, उसके बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, फिर नल मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से जाहिर है स्क्वायर यानी कुछ चीज़ इक्वल होगी। सो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर if number of rows in it is equal to number of columns in it, यानी number of rows और number of columns क्या हो, equal हो, then that matrix is said to be a square matrix। that is A m क्रॉस n। तो इसका मतलब क्या, A एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कब m इज इक्वल टू n, इफ m इज इक्वल टू n। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक n क्रॉस n मैट्रिक्स लिखूं तो ज़रा देखें, दिस विल बी A11 A12 A13। अभी तक तो सब ऐसा लग रहा है कि क्या ट्रिवियल चीज़ें, आप थोड़ा खोपड़ी के द्वार खुलेंगे आपके। A14 and so up to A1n, then we have A22 A21 A22 A23 A24 and so on up to A2n, and one more A31 A32 A33 A34 and A3n, and lastly I have AN1 AN2 AN3 and then AN4 and this is the ANN, ये ANN। ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स A,
जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही n है। तो इसमें पहले तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज, आपको बताया था अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn होते हैं। तो इसका ऑर्डर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी n स्क्वायर, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। यहाँ ये जिनके रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर हैं, ये these are said to be the diagonal elements, और ये डायगोनल दो होती हैं हालांकि, लेकिन इस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। so this is प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? जिसमें रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर हो, यानी इस पर क्या होगा? I will be equal to j, row number is equal to column number. This is A11, Aij, row number equal to column number. A22, row number equal to column number. A33, row number equal to column number. तो यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो I is equal to j। तो जिस डायगोनल पर, डायगोनल दो हैं इस केस में, लेकिन जिस डायगोनल पर रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होते हैं, दैट डायगोनल इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल डायगोनल। सो दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये स्क्वायर, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहाँ एग्जिस्ट करेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगी। गौर से ये वाले एलिमेंट्स देखो जो ऊपर हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, पहले तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? n। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विल बी n। और ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स कितने थे? n। डायगोनल पे कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स थे n स्क्वायर। डायगोनल पे कितने हैं? n। कितने बचे? n स्क्वायर माइनस n। आधे ऊपर हैं और आधे नीचे। तो यानी ये कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स हैं ये। और ये भी कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स हैं। इन सारे एलिमेंट्स पर, इन सब एलिमेंट्स के लिए ध्यान रखें j I इज लेस देन j। इन सारे एलिमेंट्स के लिए I इज लेस देन j। इन सारे एलिमेंट्स के लिए I इज ग्रेटर देन j। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑल द एलिमेंट्स विच लाई अबव द डायगोनल, फॉर देम द रो नंबर इज लेसर देन द कॉलम नंबर, एंड फॉर ऑल द एलिमेंट्स विच लाई बिलो द डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, द रो नंबर इज ग्रेटर देन द कॉलम नंबर। सो अगर मैं आपसे कहूँ एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है A54, where will it lie? Definitely will lie below the principal diagonal. It will lie below the principal diagonal somewhere. इसी तरह से अगर मैं कहूँ A63, A23, where will it lie? It will lie above the principal diagonal. ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। तो ये इसका पूरा पोस्टमार्टम हो गया कि हमने ये देख लिया ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, नीचे कितने एलिमेंट्स हैं। फिर आप एक चीज़ और देखें, ये एलिमेंट्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में। A32, A23, यानी अगर आप फ्लिप कर दें इसको, इसके बाद रोटेट कर दें, किसके बाद? इस प्रिंसिपल डायगोनल के बाद रोटेट कर दें इसको, तो यू विल फाइंड दैट A12 will occupy the position of A21 and A21 will occupy the position of A12. A12 यहाँ आ जाएगा, A21 यहाँ आ जाएगा, A13 यहाँ आ जाएगा, A31 यहाँ आ जाएगा, A23 यहाँ, A32 यहाँ आ जाएगा, A23 यहाँ आ जाएगा। फ्लिप कर दें इसको, तो ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट बात, Aij and Aji are called as conjugate elements। क्या बोलते हैं हम इनको? conjugate elements। so A12 and A21 are conjugate elements, A13 and A31 are conjugate elements, A23 and A32 are conjugate elements। so conjugate elements समझ में आया कि conjugate elements क्या है, ठीक है। अगर हम इन सभी डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दें, that is if I find out the sum A11, A22, A33 and ANN, then this sum is called as the trace of the square matrix। so we define trace also।
So what is trace of a square matrix? Fourth, trace of a square matrix. ध्यान रखें ये जो टर्म है ट्रेस, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ए एन क्रॉस एन is the sum of its diagonal entries. Find the sum of its diagonal entries. That is इसको हम ऐसे लिखते हैं टी आर ऑफ ए. कई बार शॉर्ट में भी मतलब कैपिटल लेटर्स में भी लिखा रहता है टी आर ऑफ ए, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट समेशन ए आई आई. I varies from 1 to n. I को 1 पुट करेंगे, a11, a22, a33 and this sum goes till ann. So that is the trace. So trace is not a big deal. आपको समझ में आ गया वो ट्रेस क्या है. सारे डायगोनल एंट्रीज को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आएगा वो मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा. तो आई थिंक दिस पिक्चर इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखा क्या होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के नीचे, सब हमने देखा. अब स्क्वायर मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन. एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड हियर एज अ डायगोनल मैट्रिक्स और अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यानी है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? तो लेट अस सी व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहली चीज तो ये क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non-diagonal entries are 0. That is aij equal to 0 for all I not equal to j. तो ध्यान रखें जिसकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो? 0 हो. आपको पता है डायगोनल पर जो भी एंट्रीज आती है उनका रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होता है. तो इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल ना हो. तो ऐसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें सारी नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, यानी डायगोनल को छोड़कर बाकी सब 0 हो. तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी जैसे D1 मैं एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, D3. सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और हम इसे कई बार ऐसा लिखते हैं. देखो डायगोनल D1 D2 D3 बस. सो इन शॉर्ट इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, डायगोनल D1 D2 D3. यानी सामने वाला समझ गए कि डायगोनल एंट्रीज D1 D2 D3 हैं, बाकी सब जीरोस हैं. तो अगर n ऑर्डर की लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? डायगोनल D1 D2 D3 से लेकर Dn. एक चीज़ और, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में इट इज साइलेंट व्हाट हैपेंस टू द डायगोनल एलिमेंट्स. यानी कहने का मतलब है यहाँ सिर्फ जिक्र किसका किया गया है? डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर बाकी सब एंट्रीज 0 होनी चाहिए. इसका मतलब डायगोनल एंट्री 0 हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. तो अगर सारी डायगोनल एंट्री 0 हो गई तो देन इट विल बी अ नल मैट्रिक्स, बट इट विल आल्सो बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स की प्रिंसिपल कंडीशन को तो वो सेटिस्फाई कर ही रही है, नल मैट्रिक्स. यानी अगर यहाँ भी 0 0 हो जाए तो ये नल मैट्रिक्स बन गई क्योंकि इसकी सारी एंट्री 0 हो गई. लेकिन साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हैं. सो ध्यान रखें कि D1 D2 D3 पर कोई कंडीशन नहीं है. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स in which all elements above or below principal diagonal are 0. तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के
ऊपर वाले या फिर नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 हों। इस बेसिस पर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। तो अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा? अपर ट्राइंगुलर में आप पाएंगे डायगोनल के नीचे वाले सारे एंट्री 0 होंगे। ये x x x these show some entries over here, ये x नहीं है, these are just crosses which show some entries at these places and 0 0 are the entries below the diagonal। देखो ये रही प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये अपर ट्राइंगुलर कहलाएगी। यानी कि अपर ट्राइंगुलर अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूँ तो aij शुड बी 0 फॉर ऑल i ग्रेटर दैन j। आपको याद होगा डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स में रो नंबर इज ग्रेटर दैन कॉलम नंबर। और लोअर ट्राइंगुलर कैसी दिखाई देगी? लोअर ट्राइंगुलर विल बी जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0, ये सब 0 है इधर। आप देखें ये रही प्रिंसिपल डायगोनल और ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हैं, दैट इज मैथमेटिकली इट इज aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I less than j, so that is an upper triangular matrix। so lower triangular, upper triangular, fine। diagonal matrix में क्या हुआ? diagonal के ऊपर भी 0 नीचे भी 0। यहाँ पर शर्त क्या है? यहाँ diagonal के एक तरफ के एलिमेंट्स सारे 0 होने चाहिए, या तो ऊपर वाले या फिर नीचे वाले। ध्यान रखें लोअर ट्राइंगुलर में बोला गया सिर्फ डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए, नीचे वाले एलिमेंट्स पर या डायगोनल एलिमेंट्स पर कोई कमेंट नहीं किया गया। इट मींस दीज रिमेनिंग एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी 0। तो नल मैट्रिक्स अगर मैं देख लूँ तो वो एक लोअर ट्राइंगुलर भी हो जाएगी, अपर ट्राइंगुलर भी हो जाएगी, बिकॉज इट विल सैटिस्फाई बोथ कंडीशंस। सो द डेफिनेशन ऑफ लोअर ट्राइंगुलर इज साइलेंट ऑन द एलिमेंट्स below the diagonal or on the diagonal। it says only the elements above the principal diagonals are 0, principal diagonal are 0, so it is silent about what happens to the diagonal elements or the elements lying below it। they may be 0, they may not be 0। diagonal matrix can be further classified as, इसको हम आगे भी क्लासीफाई कर सकते हैं एक स्केलर मैट्रिक्स में। सो स्केलर मैट्रिक्स बल्कि स्केलर मैट्रिक्स का ही आगे क्लासिफिकेशन है फर्दर। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सो अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal entries are equal। जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो? इक्वल हो। यानी इस केस में d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, यानी स्केलर मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखाई देगी। इट विल अगर मैं 3/3 की डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स लिखूं, so this is a diagonal matrix no doubt, but it is a scalar matrix also because all the diagonal entries are equal। यहाँ पर diagonal entries का equal होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर diagonal entries का equal होना ज़रूरी है। then it becomes a scalar matrix। now the further scalar matrix में एक further हम चीज़ और समझ सकते हैं, that is a unit matrix or identity matrix। तो I am erasing this part, lower triangular, upper triangular। Now further a scalar matrix can be identity matrix। now what is an identity matrix? identity matrix या फिर unit matrix और unit matrix। so now what is identity or unit matrix? let us see the definition। a matrix, a scalar matrix whose all diagonal entries are unity।
whose all diagonal entries are unity, यानी कि सारी डायगोनल एंट्रीज जो हो वो सब के सब क्या हो, यूनिटी यानी वन हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे ज़्यादातर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, I3, इसका मतलब है इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक चीज़ और, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जब हम बात करते हैं ऑर्डर की तो हम दो नंबर्स का सेट बोलते हैं, m क्रॉस n। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है देन वी कैन से A is a square matrix of order 2, then it is understood that the number of rows and number of columns will be equal। उस केस में हम जरूरी नहीं है कि दो नंबर्स का सेट बोलें। तो I3 is an identity matrix of order 3 by 3। और ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा 0 0 1। Now this is again very important unit matrix, because you will see later on it behaves like one of the matrix system। जैसे अभी हमने null matrix या zero matrix पढ़ा था, they behave like zero of the matrix system। This behaves like one of the matrix system। So therefore this is an important point to be learnt of, important point, a type of matrix also। So I think ये square matrix के बारे में सब clear हुआ अच्छे से कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्केलर, आइडेंटिटी। ठीक है, सर एक चीज छोटा सा नोट, इफ A is a square matrix then we can talk of its determinant value। कहने का मतलब क्या, मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, शुरुआत में बताया था। मैट्रिक्स डज नॉट represent any expression or it does not have any value, but in case of a square matrix we can define something which is called as determinant value of the matrix। Now what is the determinant value of the matrix? Determinant A, it is represented as this and it will be nothing but the determinant। अगर मान लीजिए मेरे पास A एक मैट्रिक्स है Aij, for example of order 3 cross 3, so it will be a determinant A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31 into ये फिर A32 और फिर ये A33। that will be the determinant value। यानी आपको करना क्या है, मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ज्यों का त्यों रखें, बस आपको यहाँ पर जो मैट्रिक्स साइन था विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट, वो रिप्लेस करके आप डिटर्मिनेंट साइन लगा दें एंड देन यू इवैल्यूएट दिस, वट एवर बी द आंसर दैट यू गेट विल बी कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि डिटर्मिनेंट सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जरूरी नहीं है डिफाइंड हो। यानी जब रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल ना हो, मैं उस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन अ वे। सो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसके साथ एक डिटर्मिनेंट वैल्यू एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। सो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर दूसरा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ध्यान रखें, determinant of A, if determinant of A equal to 0 then matrix A is said to be singular। तो अगर आपको कहा जाए कि matrix A is such that the determinant of matrix A is 0, then that matrix is said to be singular। Whereas if determinant A not equal to 0 then A is said to be non-singular। important term है, याद रखें, what does it mean? so determinant A 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगी, determinant A 0 नहीं है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगी। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
So third important point. If I ask you minimum number of zeros in a triangular matrix of order n, minimum number of zeros इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, या तो वो अपर ट्रायंगल हो या लोअर ट्रायंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें कम से कम कितनी जीरो होंगी। तो आप जानते हैं या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर दोनों मैट्रिसेस में डायगोनल के एक तरफ के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, कम से कम इतने तो जीरो होंगे ही। बाकी डायगोनल एंट्रीज और डायगोनल के ऊपर या फिर डायगोनल के नीचे, एज द केस में बी, द डेफिनेशन इज साइलेंट। सो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ जीरोज, अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग इफ आई टेक इट एज अपर ट्रायंगुलर, तो यहाँ तो सब नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे और यहाँ जीरो होंगे, यानी डायगोनल के एक तरफ वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। डायगोनल के एक तरफ कितने एलिमेंट्स होते हैं, अभी शुरू में लिखा था हमने n स्क्वायर माइनस n/2, ये n थे, टोटल n स्क्वायर थे, n स्क्वायर माइनस n विल गिव यू दिस एंड दिस, आधे ऊपर आधे नीचे, तो n स्क्वायर माइनस n/2 ऊपर और n स्क्वायर माइनस n/2 नीचे। सो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो दीज आर द मिनिमम। नाउ कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो सकती हैं, बताओ, सोच लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, n स्क्वायर, सारे के सारे जीरो हो जाए, ठीक है। फिर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, डायगोनल मैट्रिक्स बोलो, स्केलर मैट्रिक्स बोलो या यूनिट मैट्रिक्स बोलो, तो मिनिमम डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज पर डेफिनेशन साइलेंट है, लेकिन ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स और नीचे वाले सारे एलिमेंट्स ये सब कितने होने चाहिए, जीरो। तो मिनिमम नंबर कितने आएंगे, n स्क्वायर माइनस n, बस, यानी n इंटू n माइनस वन। क्यों, डायगोनल एंट्री छोड़ दो, बाकी सब जीरो होना चाहिए, तो n इंटू n माइनस वन। और कोई पूछे मैक्सिमम, तो इसका जवाब भी n स्क्वायर हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स मैं बता चुका हूँ, वैसे एक बार फिर भी से, नल मैट्रिक्स is triangular as well as diagonal. ध्यान रखें, यहाँ नल मैट्रिक्स, कैसी नल मैट्रिक्स की बात हो रही है, स्क्वायर नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स में बी स्क्वायर और इट मे नॉट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नल मैट्रिक्स में रो और कॉलम नंबर्स के इक्वल होना जरूरी नहीं है। आपने शुरुआत में पढ़ा था नल मैट्रिक्स क्या थी, जिसकी सारी एंट्री जीरो, बस खत्म, इतना ही डेफिनेशन था। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं नल मैट्रिक्स की, वो कैसी नल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर नल मैट्रिक्स की। वो ट्रायंगुलर भी होती है और डायगोनल भी होती है। क्यों, यहाँ फायदा किसका उठाया है, साइलेंस ऑफ डेफिनेशन का ऑन द डायगोनल और अबव और बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में, तो ट्रायंगुलर के केस में, ठीक है। So I write down some problems which you can try. Using only the elements 0 and 1, find number of 3 cross 3 matrices which are नंबर ए, पहला डायगोनल, आपको बताना 3 क्रॉस 3 की, जिसके सारे एंट्री 0 या 1 हो, 0 या 1 में से कुछ भी हो, ऐसी कितनी डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। करें खुद से, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, खुद से सोचें और करें। B is upper triangular,
ऐसे कितने अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होंगे? C is non-singular and upper triangular. Generalized to n cross n matrix. तो आपको फिर अपने आंसर को जनरलाइज करना है n क्रॉस n मैट्रिक्स। करें फटाफट। तो वीडियो पॉज कर दें और करें। तो सबसे पहला पूछा है कि नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज, नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्सेस कितनी होंगी। तो अगर मैं ए पार्ट का जवाब दूं यहाँ पर, तो मुझे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है और ये डायगोनल एंट्रीज हैं। से दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, बाकी सब तो ज़ीरो होना ही होना है, ये सब ज़ीरो होना होगा। तो इसका मतलब फॉर फिलिंग द नॉन डायगोनल एंट्रीज आई डोंट हैव अ चॉइस, आई हैव टू फिल देम बाय ज़ीरो ओनली। चॉइस रिमेन्स विद द डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज पे इसको भरने के दो तरीके। क्यों दो तरीके? या तो ज़ीरो भरूंगा या 1। इसको भरने के भी दो तरीके और इसको भरने के भी दो तरीके। तो आंसर हो जाएगा 2Q, दैट इज इक्वल टू 8। और अगर मैं इसे जनरलाइज करूँ, तो द आंसर विल बी 2 to the power n, क्योंकि यहाँ 3 है, वहाँ n हो जाएंगे बस। 2 to the power n इन द फर्स्ट केस। सो दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। बी पार्ट है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्राइंगुलर में आप जानते हैं डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। So this is it. So this is upper triangular matrix और यहाँ तो ज़ीरो भरना कंपलसरी है ही। So you have a choice for all these 6 elements. So the answer will be 2 to the power 6. And if you want to generalize it, अगर मैं इसे जनरलाइज करूँ तो 2 की पावर वो आएगा जितने एलिमेंट्स। आप समझ गए 2 की पावर 6 क्यों? क्योंकि हर किसी को भरने के दो तरीके, 2 into 2 हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। अगर मैं इसे जनरलाइज करूँ कि n क्रॉस n मैट्रिक्स में, तो द आंसर वुड बी 2 to the पावर, देखो n स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1/2। आप समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। टोटल में से बस ये डायगोनल ये वाले माइनस कर दो, ये पावर आ जाएगी। यहाँ पर पावर 6 क्यों है? टोटल एलिमेंट्स है 9 में से 3 गया 6, तो पावर आ गई 6। तो यहाँ पर क्या हुआ? n ऑर्डर एलिमेंट्स में नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n1, n इंटू n स्क्वायर माइनस n/2, तो हो गया 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2, दैट इज इक्वल टू 2 to the पावर n इंटू n प्लस 1/2। दैट इज इट। एक बार देख लें अच्छे से, ये n इंटू 2 to the पावर n इंटू n प्लस 1/2 कैसे आया। वॉच फॉर योरसेल्फ, देख लो अच्छे से। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, क्योंकि इसमें आना था 2 की पावर जितने एलिमेंट्स बचे हैं ये, यानी डायगोनल के नीचे वाले को छोड़कर जो ऊपर बचे हैं। तो डायगोनल टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? n स्क्वायर। नीचे कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n/2, तो माइनस कर दिया, खत्म, आ गया। ठीक है। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फिर से, वो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मान लो आप एक डायगोनल एक अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखें, तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा उसका दैट विल बी नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर इफ आई टेक ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखूं तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। एंड इफ आई ओपन दिस अप, द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 1, ये गया 4 into 3, 1 into 4 into 3. So the determinant of a triangular matrix is the product of the diagonal entries. Diagonal entries का product होता है। तो C पार्ट में हमसे पूछा गया नॉन सिंगुलर अपर ट्राइंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए मैट्रिक्स की और अपर ट्राइंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे वाले एंट्रीज तो 0 हैं और आप डायगोनल पे 0 नहीं भर सकते, क्योंकि अगर आपने डायगोनल पर 0 भरा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज,
तो डायगोनल एंट्री एक भी 0 होते क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी आपको यहाँ पर निश्चित रूप से 1 भरना पड़ेगा, यू हैव टू फिल इन 1, यानी जो चॉइस बचेगी वो सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स के लिए बचेगी. सो द आंसर इन दिस केस will be 2 to the power 3. If I want to generalize it, then you can understand very well कि सिर्फ चॉइस जो बची हमें ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए बची. So this is 2 to the power n square minus n by 2. अगर थोड़ी बहुत बुद्धि होगी तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, नहीं समझ में तो समझ जाएंगे, बुद्धि नहीं है आपके पास. क्लियर हो गया? So this is it. ठीक है, आज हम इधर तक ही रखते हैं, जहाँ हमने आज बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली और थोड़ा हमने इसके बारे में जान लिया कि हाँ लोअर अपर ट्रायंगुलर क्या होती हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून. थैंक यू.